Hello, I am Bhagwat and I will teach you Social Science, Class 10, Economics, NCERT book, Lesson 2, Sector of the Indian Economy। ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आज देखेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कौन कौन से सेक्टर हैं, जिसमें हम इन सेक्टरों के में क्या देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ डू बाय ह्यूमंस। सम इज मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ industries and agriculture product. They are many work this year everywhere. हमारे आसपास बहुत से क्रियाकलाप होते हैं, जैसे लोहे से वस्तुओं को बनाना, कपड़ा, कॉटन से कपड़ा बनाना, मिट्टी से ईंट बनाना और कुछ कृषि के प्रोडक्शन का कार्य होते हैं। क्या ये सभी एक ही प्रकार के वर्क हैं या इसको अलग अलग वर्क के रूप में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसके डिफिनीशन के आधार पर देखें तो ये सभी इंडिया के ही अंदर वर्क हैं, लेकिन इसको अलग अलग सेक्टर के रूप में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देखते होंगे गांव के क्षेत्र में कहीं पर ईंट के मिट्टी के बनाने का काम, कहीं वेंडर्स या दूध बेचने वाले दूध लेकर के जाते हैं और कहीं पर पोस्टमैन या डाकिया ले जाता है। बैंक का काम है, टेलीफोन का काम है। ये सभी देखने के लिए क्रियाकलाप हैं, लेकिन सभी को ये एक्टिविटीज, इनके क्रियाओं के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर इनको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। There are many activities that undertaken in primary sector using of natural things। ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके जो प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। जैसे here is taken of example of cultivation of या एग्रीकल्चर वर्क। जो भी क्रियाकलाप होते हैं ये सभी प्राइमरी के अंतर्गत है। जो नेचुरल डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल थिंग्स, सपोज आप सॉइल फर्टिलिटी है, क्लाइमेट, रेंस और जो भी ये थिंग्स का यूज करके और प्रोडक्शन किया जाता है, ये टोटल नेचुरल थिंग्स का यूज किया जाता है। और ये सभी नेचुरल थिंग्स का जहाँ यूज होता है उसको प्राइमरी सेक्टर का कहा जाता है। दिस इज द टेकन ऑफ कॉटन प्लांट ग्रो। कॉटन प्लांट ग्रो करने के लिए हमको रेनफॉल की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, सनलाइट की। ये सभी का यूज करके हम कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। इसी प्रकार से शुगर केन्स के प्रोडक्शन में और रेनफॉल या इरिगेशन का यूज करते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी के आधार पर इसका प्रोडक्शन होता है। और यह इसी प्रकार से अगर हम वेंडर्स, पशुपालन या हस्बेंड्री रखते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उसमें भी पशुओं को खिलाने के लिए चारा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। फिश जो इसके बाद जो प्रोडक्शन ब्रीडिंग होती है वो भी नेचुरल प्रोसेस से होती है और मिल्क भी नेचुरल प्रोसेस से ही मिलता है। और ये प्रक्रियाएं होने के कारण से इसलिए प्रोडक्शन नेचुरल प्रोसेस से होता है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ऑल दिस मिनरल्स सच इज द मिनरल्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑफ मिनरल्स को खोद कर निकालने का काम होता है, वह भी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार से जो भी वर्क होते हैं जहां हम डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट होते हैं, वह सभी प्रक्रियाएं ये प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसको प्राइमरी एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। इसी तरह से यह फिशरिंग्स, पशुपालन का काम, जहाँ वाटर मछली पालन का काम है, पशुपालन का काम, ये सभी ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। दिस डेयरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री, दिस ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर
अब प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर who is the main of take of things in primary sector and construction of new things। ये प्राइमरी सेक्टर का जो भी प्रोडक्शन है उसको लेकर के और नए प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। जैसे अगर हम प्राइमरी सेक्टर से कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से फिर वेविंग, वेविंग से जो क्लॉथ तैयार होता है वह क्लॉथ का निर्माण है सेकेंडरी सेक्टर में। और यह जहाँ पे वर्क किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में यह वर्क होता है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। इसी तरह से प्राइमरी सेक्टर शुगर केन्स का प्रोडक्शन करता है, लेकिन उससे शुगर्स बनाना है, खंडसारी या गुड़, ये भी कंस्ट्रक्शन होता है वह इंडस्ट्रीज में। शुगर बनाने का काम इंडस्ट्रीज में होता है, लेकिन शुगर केन्स का प्रोडक्शन है प्राइमरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में ये शुगर्स का प्रोडक्शन होता है। इसलिए यह जहाँ पर वस्तुओं को वैल्यूएबल थिंग्स में परिवर्तन करता है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। मैं therefore some is the manufacturing of things, कुछ वस्तुएं के निर्माण करने के लिए फैक्ट्री का एग्जाम्पल लिया गया है। इसी तरह से कैन यू थिंग्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक जो सॉइल्स है प्राइमरी सेक्टर नेचुरल थिंग्स है, उससे हम ब्रिक्स बनाते हैं, ब्रिक्स से बिल्डिंग्स बनते हैं। तो ब्रिक बनाने का काम भी एक फैक्ट्री में होता है, और यह फैक्ट्री जो ईट भट्टे के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार से यह इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में जाना जाता है। थर्ड, जो आफ्टर सेकेंडरी एंड टर्सरी, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, थर्ड सेक्टर फॉल इन टर्सरी सेक्टर। ये दोनों सेक्टर के बाद तीसरा सेक्टर है वह टर्सरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर, देयर इज द थर्ड सेक्टर एक्टिविटीज ऑफ फॉल इन टर्सरी सेक्टर, द डिफरेंट फ्रॉम द टू वेज। ये सेक्टर जो टर्सरी सेक्टर है ये दोनों से, इन दोनों से यह डिफरेंट है। ये डिफरेंट किस प्रकार से है कि यहाँ प्राइमरी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में कोई न कोई प्रोडक्शन का वर्क होता है, लेकिन यहाँ पर सर्विस सेक्टर है, ये केवल सेवा प्रदान करता है, इसमें प्रोडक्शन का वर्क नहीं होता है, बल्कि यह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन में हेल्प का काम करता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर नाम दिया गया। सर्विस सेक्टर में थिंग्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प का कार्य यह टर्सरी सेक्टर करता है। दिस एक्टिविटी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यह एक्टिविटीज जो के माध्यम से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। फॉर गुड्स एंड प्रोसेस, जो गुड्स का प्रोसेस होता है, सपोज कर लीजिए अगर हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है प्राइमरी सेक्टर में, उसको सेकेंडरी सेक्टर में ले जाने के लिए, दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सर्विस सेक्टर अवेलेबल कराता है। इसको कम्युनिकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात करने के लिए आवश्यकता होगी, यह जो कम्युनिकेशन की सर्विस सेक्टर अवेलेबल कराता है। प्रोडक्शन करने के लिए अधिक से अधिक मनी की आवश्यकता होगी, तो यह पैसा भी यह बैंकिंग सेक्टर भी ये देने का काम सर्विस सेक्टर करता है। तो यह दोनों प्रक्रियाओं में यह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का हेल्प का काम, न्यू थिंग्स और न्यू टेक्नोलॉजी जो रिसर्च का काम करता है टर्सरी सेक्टर, उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का काम करता है सेकेंडरी सेक्टर, और अप्लाई करने का काम है वह प्राइमरी सेक्टर में। जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर या नई जितनी भी नए प्रकार की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज करना है वह सभी सर्विस सेक्टर के माध्यम से इसका रिसर्च होता है, सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन होता है और एम्प्लाई अदर सेक्टर में किया जाता है। इसलिए ये दोनों सेक्टरों से यह डिफरेंट है। इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, स्टोरेज और ट्रेड एंड टर्सरी एक्टिविटीज, ये सभी टर्सरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से अगर देखें कि कुछ और सेवाएं हैं जो किसी सेक्टर में नहीं आती है, लेकिन वह सर्विस सेक्टर में काउंट होती है। जैसे लॉयर्स का वर्क है, टीचर का है, डॉक्टर का है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प का काम करते हैं, ये भी लोग टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर्स, दिस फॉर एग्जांपल्स ऑफ रिक्वायर्ड टीचर्स, डॉक्टर दोज हु प्रोवाइड अ पर्सनल सर्विस, इससे से बार्बर है और वॉशरमैन है, ये भी इनकी पर्सनल सर्विस के रूप में काउंट होता है।
एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग वर्क, जो प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग भी यह टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ISPCS अधिकारी से लेकर के जो भी सेवा का कार्य करते हैं या सर्विस में लगे हुए हैं, सभी की काउंटिंग टर्शरी सेक्टर में की जाती है। सर्विस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कैफे, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सभी की काउंटिंग भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है। सर पर अब इंडिपेंडेंट तीनों में क्या संबंध है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में क्या रिलेशनशिप है? हाउ डज सेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ईच अदर, इन तीनों की इंडिपेंडेंस किस प्रकार से है वह एक दूसरे के लिए। सपोज कर लीजिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में न दिया जाए तो क्या हो सकता है? सपोज कर लीजिए कि व्हाट्स हैपन इज द फार्मर्स रिफ्यूज द सेल ऑफ शुगर केन्स द पर्टिकुलर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अगर जो शुगर केन्स का कॉटन का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है उसको सेकेंडरी सेक्टर के लिए न दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा? इंडस्ट्री अपसेट डाउन, उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि यह दोनों सेक्टर रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है। सपोज कर लीजिए अगर सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इरिगेशन पंप या ट्रैक्टर्स या जो भी, अगर इसको फर्टिलाइजर, अगर ये सब सेकेंडरी सेक्टर के लिए प्राइमरी सेक्टर के लिए न दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा? क्यों कि यह प्रोडक्शन इसका फॉल, यह प्रोडक्शन इसका नीचे जा सकता है और लोगों को जो वस्तुएं जो प्राइस मिलनी चाहिए वह चीफली नहीं, वह सस्ती महंगी हो सकती है। इसी प्रकार से जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है यह शहर के, सपोज कर लीजिए ट्रक, बस, ये सभी हड़ताल कर ले कि हम यह सेवाएं नहीं ले जाएंगे, या जो प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी सेक्टर का गांव में उसको हम शहर में नहीं ले जाएंगे। जो एक सब्जियों का है, दूध का है, या जो भी गांव में प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम शहर नहीं ले जाएंगे। लॉरी वाले या ये सभी जो ट्रांसपोर्ट है वो सिस्टम बंद हो जाए, कम्युनिकेशन का सिस्टम बंद हो जाए तो क्या होगा कि जब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो वस्तु प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर अधिक होगा, वहां पर सस्ती हो जाएगी, लेकिन वही वस्तुएं शहरों में, जो टर्शरी सेक्टर शहरों में रहने वाले लोग उनके लिए महंगी हो जाएगी। अगर ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही ये एक दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो इस प्रकार से देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर में सपोज कर लीजिए बैंकिंग एक्टिविटी कम हो जाए, बैंक लोन देता है, कम्युनिकेशन बंद हो जाए तो इसका इफेक्ट भी ये दोनों पर पड़ेगा। इसलिए यह ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड है, सभी सेक्टर ये एक दूसरे पर डिपेंड होने के कारण से यह इसका इफेक्ट दिखाई देता है। पीपुल एंड प्रोडक्ट ऑफ सर्विस दिस स्ट्राइक ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे अभी स्ट्राइक के विषय बताया कि ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक करते हैं तो इसका इफेक्ट तीनों सेक्टर पर दिखाई देता है। हाउ टू कंपेयर, अगर हम कंपेयर करने के लिए एक एग्जांपल लिए कि अगर शुगर केन्स का प्रोडक्शन होता है तो शुगर केन्स के प्रोडक्शन क्या है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में उसका क्या बनता है, शुगर तैयार होता है और उसको सेल करने का बाद और सेल करने के बाद जो मनी मिलता है वो कार्य सर्विस सेक्टर में। इस तरह से देखिए तो एक प्रोडक्शन पे सभी ईच अदर एक दूसरे पर डिपेंड है, ये डिपेंड होने का कारण है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। वेरियस प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, द नंबर्स ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ द थ्री सेक्टर्स, हाउ दिस काउंट। अब ये तीनों सेक्टर की सर्विस को किस प्रकार से हम काउंट करते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ वर्क इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, बड़ी मात्रा में लोग तीनों सेक्टर में काम करते हैं। दिस द प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी, और मेनी टाइप्स का प्रोडक्शन ये सभी लोग करते हैं, लेकिन व्हाट इज द कुड बी ऑफ देयर थ्री, तीनों का मिल करके हमारी इकोनॉमिक पर क्या इफेक्ट डालते हैं और इसको हम कंपेयर कैसे करते हैं। हाउ डू वी काउंट ऑफ वेरियस गुड एंड सर्विस द टोटल प्रोडक्शन इन सेक्टर, तीनों सेक्टर की प्रोडक्शन की काउंटिंग कैसे की जाती है। सपोज कर लीजिए अगर प्राइमरी सेक्टर में
प्राइमरी सेक्टर में अगर वीट का प्रोडक्शन अगर प्राइमरी सेक्टर में वीट का प्रोडक्शन 10,000 होता है, 10,000 किलोग्राम होता है, तो इसका प्राइस कितना होगा? 8 रुपए पर केजी। 8 रुपए पर केजी से इसका कुल प्राइस हो गया 80,000 रुपीज इसका प्राइस हो गया किसका? वीट का, प्राइमरी सेक्टर में। इसी तरह से अगर कोकोनट का प्रोडक्शन अगर एक और कोकोनट का प्राइस है 5 रुपए और 50,000 इसका प्रोडक्शन हुआ, तो यह 25,000 5,000 का 25,000 इसका क्या होगा? प्रोडक्शन इसका प्राइस होगा। इसी प्रकार से जितने भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है सबकी प्राइस रुपए में काउंट कर ली जाती है। ये सभी जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है सबका काउंट ये प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर का कहलाता है। जितना भी प्रोडक्शन होगा यह प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन कहलाता है। एंड अगर इन वस्तुओं में अगर वीट को अगर हम बिस्किट बनाने वाली कंपनी खरीदती है तो यह 8 रुपए प्लस 2 रुपीज इसका चार्ज ग्रेसिंग, यह 10 रुपए हो गया। तो अब 10 रुपए इसका प्राइस और प्लस अदर सर्विस को जोड़ दिया जाए तो इसका कुल प्राइस कितना हो जाता है? वह जो वस्तु का सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा तो इसकी प्राइस 10 रुपए में होगी। लेकिन अब यह सेकेंडरी सेक्टर से 10 रुपए में अब यह सर्विस सेक्टर अब टर्शरी सेक्टर। अब यहाँ पर अगर बिस्किट बनाने वाली कंपनी बिस्किट तैयार करती है उसका प्राइस 60 रुपए है, तो इसमें यह 10 रुपया का प्राइस पहले से ही ऐड है और इस प्रकार से 60 रुपए से 4 पैकेट का प्राइस हाँ, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस टर्शरी सेक्टर का प्राइस 60 रुपए। 60 रुपीज में अगर ये 4 पैकेट हुआ तो 4 इंटू 50 इक्वल 60 रुपए, अर्थात 4 पैकेट बिस्किट तैयार हुआ, इसका प्राइस 60 रुपए। तो प्राइमरी सेक्टर में 8 रुपए किलोग्राम वीट था और यह मिल करके सेकेंडरी सेक्टर में 10 रुपए किलो फ्लोर हुआ और अदर्स मिल करके सभी मिलकर 60 रुपए तैयार हुआ। इस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर अगर तीनों की काउंटिंग किया जाए तो यह उसका मूल्य होता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी तीनों की काउंटिंग अलग अलग होती है। अगर सपोज कर लीजिए जो अगर वीट का प्राइस है तो इसमें टर्शरी सेक्टर में पहले से इंक्लूड है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अगर सेकेंडरी सेक्टर में इंटरमीडिएट गुड्स की फाइनल गुड्स में काउंटिंग की जाती है, जहां अगर टर्शरी सेक्टर में वीट का प्राइस और यहां बिस्किट के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि तीनों सेक्टर की कुल टोटल काउंटिंग की जाती है, जिसमें सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर दोनों का प्राइस इसमें इंक्लूड होता है। इस प्रकार से देखें तो फाइनल गुड्स को बनाने में जो वस्तुएं पहले से ली जाती हैं इसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस फाइनल गुड्स के रूप में शामिल किया जाता है। अदर गुड्स विद द वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरे प्रकार की वस्तुएं जिसका मूल्य नहीं होता है। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, इसमें आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर तीनों मिलाकर के जो प्रोडक्शन हुआ तो वह फाइनल गुड्स कहलाता है। अब फाइनल गुड्स में तीनों सेक्टर का अगर हम टोटल करते हैं यह कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Gross domestic product means the value of final goods and service product in
each sector during particular year provide the total production of each sector for year। एक वर्ष के अंतर्गत पूरे सेक्टर, एक वर्ष के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टरों का जो भी प्रोडक्शन होता है एक वर्ष में, सबका जो टोटल होता है वही जीडीपी कहलाता है। जितना हमारा प्रोडक्शन अधिक होगा, जितनी जीडीपी हमारी उतनी अधिक होगी। अगर प्राइमरी सेक्टर का जितना ही ग्रोथ होगा, सेकेंडरी सेक्टर का जितना ही ग्रोथ होगा, उतनी अधिक सर्विस सेक्टर की मांग बढ़ेगी, और सर्विस सेक्टर की मांग बढ़ेगी तो हमारा जो जीडीपी है उतना अधिक बढ़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये तीनों वर्ष की फाइनल गुड्स और सर्विस की काउंटिंग की जाती है, उसके मूल्य की प्राइस की काउंटिंग की जाती है। जैसे अगर प्राइमरी सेक्टर में गुड्स का प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ, जो सामान का प्रोडक्शन हुआ उसका हुआ, तो इसी तरह से जैसे एक नेल्स का, नेल पॉलिश का और निडल का, या जो भी वस्तु बनती है उद्योगों में, कार का, मोटरसाइकिल, बसेस, सभी का जो प्रोडक्शन होता है उसका प्राइस काउंट होता है। उसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में सभी काम करने वाले लोगों की कुल टोटल इनकम को काउंट किया जाता है, और वही इनकम ही यह जीडीपी को शो करता है। सबका, तीनों सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का इनकम, सेकेंडरी सेक्टर का इनकम, टर्शियरी सेक्टर का इनकम, टोटल इनकम ही यह हमारा जीडीपी बनता है। The GDP undertaken by सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, जीडीपी की काउंटिंग कैसे की जाती है? जीडीपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंतर्गत लिया जाता है। मिनिस्ट्री हेल्प टू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यह सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के सहायता से यह इंडियन यूनियन और अदर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, ये सभी गवर्नमेंट के सहयोग से इसकी जो इंफॉर्मेशन लेती है, इसकी सभी की इंफॉर्मेशन लेकर के और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस को लिया जाता है, और तब इसके बाद जीडीपी का अनुमान एस्टिमेशन किया जाता है। ये सरकार का ही मंत्रालय है, जो सरकार के मंत्रालय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय द्वारा इसके अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित राज्यों से इस सभी वस्तु और सभी क्षेत्रों के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सभी सेक्टरों के जो कुल प्रोडक्शन होता है उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद तब यह शो करते हैं कि फाइनल में हमारे देश की जीडीपी क्या है। अब हिस्टोरिकल चेंज इन इस सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर में क्या परिवर्तन आए? हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक परिवर्तन 3 सेक्टर्स में क्या है? General has been notice of historical many development countries of intel of final development। अगर हम सभी देशों के में देखें तो जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनका ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पर होता है, जो लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पर एग्रीकल्चर पर फोकस कम, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पर फोकस अधिक होता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इंटेल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, इन द प्राइमरी स्टेज डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर किसी भी देश की प्राइमरी या प्रारंभ की क्रिया होती है उसमें सबसे अधिक फोकस प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज पर किया जाता है, और इसके बाद जैसे इसका जितना अधिक प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है उतनी ही अधिक डिमांड सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का होता है। सेकेंडरी सेक्टर का भी उतना ही बिजनेस या वर्क बढ़ता है, और इसके बाद टर्शियरी सेक्टर की मांग बढ़ती है। आज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज ऑफ एग्रीकल्चर हैज बिगन अ प्रॉपर, जो फार्मिंग जो नेचुरल प्रोसेस था वह चेंज हो गया। अब हमारा कृषि सेक्टर अधिक से अधिक संपन्न हो रहा है, जहां एनिमल्स का यूज करके प्लाविंग का काम करते थे, ट्रैक्टर हार्वेस्टर का यूज कर रहे हैं, जिससे टेक्निकल से हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन का वर्क और कार्य मशीनों से कम समय में कम कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेथड हैज बीन फूड सब चेंज, अब पहले से प्रोडक्शन का जो मेथड वह चेंज हो गया है। मेनी पीपल पुट
टेकन अदर एक्टिविटीज। जो कृषि सेक्टर में केवल काम करते थे, आप कृषि सेक्टर के साथ हस्बेंड्री का काम करने लगे। जो कृषि सेक्टर से समय बचा तो वो दूसरे सेक्टर में जाकर के भी वर्क करने लगे, जिससे लोगों के इनकम में परिवर्तन आया। जहां पर लोगों का इनकम कम होता था, वहां पर अगर कोई वर्क नहीं है तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे और इस प्राइमरी सेक्टर से निकल करके लोग दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर, बायर और सेलिंग्स एंड इंक्रीज ऑफ मेनी बिसाइड्स ऑफ दिस। जैसे प्रशासनिक कार्य में लगे हुए लोग, कुछ लोग अधिक से अधिक वर्क हुआ तो ड्राइविंग का काम करने लगे, अपनी सेल्फ की गाड़ी निकालकर ड्राइविंग का काम करने लगे, जो वस्तुओं को ले जाने और ले आने का काम करने लगे। कुछ अधिक से अधिक प्रोडक्शन हुआ तो ये लोग वस्तुओं की मांग बढ़ी तो अपनी शॉप, अपनी दुकान चलाने लगे। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो समय में बचा तो उसको दूसरे सेक्टर में यूज करने लगे। ओवर टाइम्स ऑफ लॉन्ग एंड दिस स्पेशली बिकॉज ऑफ न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब जो काम करने का समय वो लंबा होने लगा, जिससे लोग मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से बदलने लगे। स्टार्टेज ऑफ डिपेंड पीपुल हु अर्लियर ऑफ वर्किंग ऑफ नाउ बिगिन ऑफ वर्क ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ। जो केवल एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, अब एग्रीकल्चर से उनका समय बचा तो अधिक से अधिक फैक्ट्री में जाने लगे, जिससे चीफ लेबर्स के रूप में, उनको सस्ते लेबर के रूप में हम चीफली प्रोडक्शन कर रहे हैं और अधिक कम मूल्य पर सबको उपलब्ध हो रहा है। मोर एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयज में जहां पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक डिपेंड होते थे, लोगों की डिपेंडेंसी अब कम होकर के दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 100 ऑफ इयर्स ऑफ द शिफ्ट ऑफ फर्दर। जो पिछले 100 वर्षों से केवल एक भाग में रहते हमारे देश में 60% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे थी, अब यह घट करके 48% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे हो गई। यह लगभग 12% लोग धीरे धीरे निकल करके दूसरे सेक्टर में जाने लगे। इसका पड़ा हुआ कि जो पिछले 100 वर्षों में जितना परिवर्तन नहीं हुआ, ये कुछ ही समय में प्रोडक्शन से परिवर्तन होने लगा। मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में अब अधिक से अधिक लोग जा रहे हैं। यहाँ पर काम करने वालों की संख्या कम है लेकिन प्रोडक्शन अधिक देता है। सबसे अधिक आज भी एम्प्लॉयज कहाँ पे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। अब 28% लोग हैं सेकेंडरी और 30% हैं जो टर्सरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो आज भी अधिक से अधिक वर्क करने वालों की संख्या किस सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में अधिक से अधिक लोगों को अब अगले सेक्शन में देखेंगे। कंपेयर ऑफ 3 सेक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के कंपेयर करेंगे।